गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है मार्च 8 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। पहला टॉपिक रहने वाला है आधार और वोटर आईडी के बारे में। हालांकि ये टॉपिक हम लोग पहले कई बार कर चुके हैं कि आधार को वोटर आईडी से लिंक करना वो कैसे बेनिफिशियल है, कैसे उसका ड्रॉबैक्स है। तो थोड़ा सा आज इसको हम लोग रिपीट करेंगे। ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑन द हाई सीज। हाई सीज क्या होता है, कैसे काम करता है, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और यूनाइटेड नेशन के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रीटी यहाँ पे की गई है। जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये होने वाला है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा टेम्परेचर राइज कैसे हो रहा है, फ्यूचर में कैसे होगा, कुछ फैक्ट वैक्ट थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में हमें पहले से अच्छे से पता है, जिसे हम लोग कहते हैं NAN, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, NAM। एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसमें कहा जाता है एक्टिव नॉन अलाइनमेंट। तो यूक्रेन रशिया की क्राइसिस के बीच में कैसे हम लोग इस नए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इंडिया का यहाँ पे क्या रोल हो सकता है वो बात करेंगे। चाबहार पोर्ट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, न्यूज़ में क्यों है। चलिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों को, सभी एस्पिरेंट्स को, सभी लोगों को जो इस एनालिसिस को देखते हैं, आप एस्पिरेंट हो या ना हो डजेंट मैटर, आपको, आपकी फैमिली को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। खेलिए कूदिए मौज करिए गुजिया खाइए। हाँ, वो भी आपको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बेटा पानी कम यूज़ करना, ड्राई कलर्स यूज़ करना, नेचुरल कलर यूज़ करना, इतने समझदार तो हो आप। तो ये सब मैं आपको नहीं बोलूँगा, सिर्फ आपको शुभकामनाएं दूंगा होली की। एग्जाम पे तो फोकस करना ही ऑफ कोर्स, लेकिन कभी कभार बीच में फन भी हो सकता है, क्योंकि ये त्यौहार हमारे कल्चर से जुड़े हुए, हमारी फैमिली से जुड़े हुए हैं, संस्कारों से जुड़े हुए हैं। तो यस, फैमिलीज के साथ त्योहारों को सेलिब्रेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सभी बच्चों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। पहला जो टॉपिक आता है यहाँ से वो आता है भैया, यू नो चाइना और रशिया के बीच में, और चाइना और अमेरिका के आज बीच में आजकल एक कोल्ड वॉर चल रहा है। हालांकि ये कोल्ड वॉर वैसा कोल्ड वॉर नहीं है जो रशिया और अमेरिका के बीच में हुआ करता था एक ज़माने में, बट है ये भी कोल्ड वॉर। इसे ना थोड़ा आप इकोनॉमिक कॉरिडोर मान सकते हो। इकोनॉमिक ज़्यादा है, स्ट्रेटेजिक कम है। रशिया यूक्रेन वाला जो वो स्ट्रेटेजिक ज़्यादा था, आइडियोलॉजिकल ज़्यादा था, और इकोनॉमिकल कम था। यहाँ पे चाइना और अमेरिका एक दूसरे को जो है डोमिनेट कौन करता है वर्ल्ड को वो दिखाना चाहते हैं। तो अब उसी पूरे चक्कर में ये जो मिस्टर ये चीफ फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर किंग गैंग, इन्होंने कहा है कि भाई अमेरिका जो है उसको घेरना चाहता है। एक दो इन्होंने एग्जांपल भी दिए, जैसे क्वाड का एग्जांपल दिया, ओकस का एग्जांपल दिया। बट खैर ये बात किसी छिपी नहीं है कि अमेरिका ये सब कर रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि हम लोग क्योंकि रशिया हमारे साथ अच्छा मतलब चाइना के रिलेशन हमारे साथ अच्छे नहीं है, वो एक बात अलग है। हमें चाइना की नीयत पे हमेशा शक होता है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर चाइना के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो चाइना भी गलत नहीं कह रहा है। अमेरिका कई बार ऐसी हरकतें करता है जिसके वो दूसरी कंट्री को उकसा देता है। तो कहीं ना कहीं जो ओकस की बात करते हो, कोड की बात करते हो, या लगातार साउथ चाइना सी में अमेरिका की जो इंटरफ्रेंस है वो बढ़ती रहती है, तो चाइना थोड़ा सा खैर परेशान तो होता ही है उससे। बट एनीवेज, उसमें हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, कभी बात करेंगे। द कंसर्न्स ओवर लिंकिंग आधार विद द वोटर आईडी, ये पहले टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। देखिए, सरकार ने 2021 के अंदर लास्ट ईयर जो अपना आधार कार्ड वाला एक्ट है उसके अंदर चेंजेस किए, और ये कहा कि भाई हम लोग आधार को वोटर आईडी से लिंक करेंगे। ठीक है, मतलब इंश्योर ऑथेंटिफिकेशन ऑफ कैरी ऑफ एंट्रीज ऑफ द इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल का मतलब होता है जिसमें जो एक वैसे वोटर लिस्ट होता है, उसे वोटर लिस्ट को इलेक्टोरल रोल कहते हैं। सरकार ने कहा कि भाई हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है लिंक करने का। देखिए, बेनिफिट ये है, अवॉइड डुप्लीकेशन। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना रेजिडेंस चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं पहले कुरुक्षेत्र में रहता था, फिर करनाल में रहने लग गया, फिर मैं दिल्ली में रहने लग गया, फिर मैं बीच में हैदराबाद में रहने लग गया, बेंगलुरु में रहने लग गया। तो लोग क्या करते हैं, अपना रेजिडेंस चेंज कर लेते हैं। रेजिडेंस तो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो सेम नेम्स और हैव गोट एनरोल्ड इन द न्यू प्लेसेस। तो कई बार क्या होता है, लोग जहाँ पे 2-3 साल रहते हैं वहाँ पे जाके नया अपना वोटर आईडी बनवा लेते हैं। पिछले वाला कैंसिल नहीं होता है, विदाउट डिलीटिंग और कैंसिलिंग द प्रीवियस एनरोलमेंट। नए वाला भी चलता रहता है, पुराने वाला भी चलता रहता है। और जब दिल्ली के इलेक्शन होते हैं तो मैं वहाँ पे भी वोट कर देता हूँ, हरियाणा में इलेक्शन होते हैं वहाँ पे भी वोट कर देता हूँ, हैदराबाद में इलेक्शन होते हैं वहाँ पे भी वोट कर देता हूँ। मतलब करता नहीं हूँ, बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। ऐसा होता है कई बार। होगा क्या, जब आधार कार्ड के साथ किसी का वोटर आईडी लिंक हो जाएगा, तो उनका ये कहना है कि जो इलेक्टोरल रोल है, मतलब जो वोटर लिस्ट है, उसके अंदर वो डेटा जो है ना वो ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली खुद अपडेट हो जाएगा।
क्योंकि आधार कार्ड के ऊपर आपका रेजिडेंस आईडी होती है, ठीक है। तो उसने कहा है कि वो एक ही आदमी सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट कर पाएगा, इससे डुप्लीकेशन बचेगा। अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने भी माना है कि यस, इससे ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरी बात, फैसिलिटेट इलेक्टर रजिस्ट्रेशन इन द लोकेशन एट विच दे आर ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ऑर्डिनरली रेजिडेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप यूजुअली मोटे तौर पे रहते हो। तो जब इलेक्शंस वगैरह होती हैं तो उस प्रोसेस को ईजीली फाइंड आउट करना रहता है इलेक्शन कमीशन के पर्सपेक्टिव से। मतलब जैसे इलेक्शन कमीशन को बहुत सारा तामझाम करना पड़ता है इलेक्शन के टाइम पे, उनको ऑफिशियल्स भेजने पड़ते हैं, वो सब करना पड़ता है। तो अगर उनके पास प्रॉपर लोकेशन होगी रजिस्ट्रेशन वगैरह की, तो वो उसको बेटर तरीके से कर सकते हैं। इससे प्रॉक्सी कास्टिंग नहीं हो पाएगी वोट्स की। प्रॉक्सी कास्टिंग समझते हो ना आप कॉलेज में करते होंगे कि जब टीचर बोलता होगा कि रोल नंबर 57, तो आपकी राजेश की जगह पे जो है वो रमेश बोल देता है यस सर। तो प्रॉक्सी कास्टिंग हो गया, वोटिंग होती है, प्रॉक्सी अटेंडेंस भी होती है। आपके बिहाफ पे बेसिकली कोई और एग्ज़ाम देने बैठ जाता है, आपके बिहाफ पे कोई और अटेंडेंस देता है। तो होगा क्या, जब ये आधार कार्ड के साथ वोटर आई लिंक हो जाएगा तो प्रॉक्सी वोटिंग नहीं हो पाएगी। जिस आदमी की वोट है वही आदमी वोट कर पाएगा। एक ही आदमी जो है मल्टीपल वोटर आई नहीं रख सकता, तो ऑफ कोर्स वो एक ही जगह पे वोट करेगा। ये कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि भाई आधार जो है वो बायोमेट्रिक डेटा को कलेक्ट करता है, लेकिन हमारा जो वोटर आईडी होती है वो बायोमेट्रिक डेटा को कलेक्ट नहीं करता है। तो इससे होगा क्या, बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करने की वजह से एक यूनिकनेस बनी रहेगी, ठीक है। और रिवीजन का मतलब जो डुप्लीकेशन वगैरह होती है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। फ्यूचर में अगर आपको अपना रेजिडेंस चेंज करना हुआ तो आप उसको झट से जो है वेरीफाई करवा के फ्यूचर में भी अपडेट कर सकते हो। तो सिटीजन्स को बहुत ईजिली यहाँ पे जो है बेनिफिट मिल जाते हैं। ये तो हो गई बेनिफिट की बात जो सरकार कह रही है। लेकिन सरकार तो भैया कुछ भी कहती है, ग्राउंड पे रियलिटी कुछ और होती है। ग्राउंड पे रियलिटी ये है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बताया, ये जो लिंकेज है ना वो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। बट ग्राउंड पे रियलिटी कुछ हो रही है। देखिए, एक फॉर्म होता है जिसे कहते हैं फॉर्म 6B। फॉर्म 6B के तहत होता क्या है, जो कि इलेक्शन कमीशन से कुछ ऑफिशियल आपके घर पे आते हैं, डोर टू डोर सर्वे करते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि साहब आपके वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना है, प्लीज़ आप अपना आधार कार्ड लेके आइए। आप अपना अगर आप आधार कार्ड ले आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सब काम बढ़िया से हो जाता है। लेकिन बाई चांस अपना आधार आप नहीं लेके आते हो और आप उनको कहते हो कि सर मैं नहीं लिंक करना चाहता, तो फिर वो आपसे पूछते हैं आप क्यों नहीं लिंक करना चाहते, क्या आपके पास आधार है या आधार नहीं है। अगर आप कहते हो कि मेरे पास आधार है लेकिन मैं आधार कार्ड लिंक नहीं करवाना चाहता, तो फिर आपके ऊपर दूसरा एक्शन लिया जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। लेकिन अगर आप कहते हो कि मेरे पास आधार नहीं है इसलिए मैं नहीं करवाना चाहता, अगर आधार नहीं है तो इसका मतलब जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स है वो आपको नहीं मिलेंगी। एक तरह से आप देखा जाए ग्राउंड लेवल पे, ये एक तरह से मैंडेटरी ही बना दिया गया है कि सिटीजन्स को वो आपको करवाना ही पड़ेगा। और ऐसा एक्चुअली बहुत सारे लोग करवा भी रहे हैं। बट यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत हैं अगर आप वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करवाते हो। सबसे बड़ी दिक्कत ये है यहाँ पे कि देर इज नो वेरिफिकेशन ऑफ द ऑथेंटिकेशन ऑफ द डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन ऑन द आधार डेटाबेस। आधार डेटाबेस बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ नहीं है। आधार डेटाबेस के अंदर बहुत सारी गड़बड़ होती हैं, उसका किसी का नाम गलत होता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत होती है, रेजिडेंस एड्रेस गलत होता है, बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं। कई बार दिल्ली कलकत्ता हाई कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी माना है कि आप ऑथेंटिकेशन के लिए आधार डेटा के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। भाई जब आधार डेटा खुद ऑथेंटिक नहीं है तो आप उसको वोटर आईडी से करके उसको और ज़्यादा क्यों उसको फ्रॉड कर रहे हो। पहली बात ये। दूसरी बात ये, डाट आधार का डेटा एफिशिएंट है कि नहीं, इसके लिए कोई भी पब्लिक इंक्लूडेड अवेलेबल ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास है ही नहीं। आज तक सरकार ने ऐसा कोई ऑडिट करवाया ही नहीं है जिससे ये पता चले कि आधार कार्ड प्रॉपर ऑथेंटिक है या नहीं है। अगर करवाया भी होगा तो कोई प्राइवेट एजेंसी ने करवाया होगा, ऐसे पब्लिकली इन्वॉल्व कोई भी सोशल ऑडिट अब तक नहीं हुआ है। ये बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात ये, आधार जब आपका बनता है तो आपका काफ़ी प्राइवेट डेटा वहाँ पे चला जाता है। हो सकता है कि आपका ये जो प्राइवेट डेटा होता है ये किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए, लीकेज हो जाए, हैकिंग हो जाए, तो भाई हमारा तो राइट टू प्राइवेसी है, ये तो फंडामेंटल राइट है, तो इट्स अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, यस और नो, ऑफ कोर्स। दूसरी बड़ी बात, हमारा जो वोटर आईडी होता है वो हमारी सिटीजनशिप का प्रूफ होता है, लेकिन आधार हमारे सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो भाई आप दो ऐसी चीज़ों को कैसे जोड़ सकते हो
जो कि बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, और फिर आप कहते हो कि इससे ऑथेंटिसिटी बढ़ेगा, ये अपने आप में ही बहुत डाउटफुल है। एक बात यहाँ पे चीज़ देखिए, जो हमारा वोटर आईडी होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको मेंटेन करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यस और नो? कोर्स। वहीं पे जो आधार होता है हमारा, आधार को मैनेज किया जाता है यूआईडीआई के द्वारा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो एक ऐसी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उसको हम लोग ऐसे डेटा का मतलब उसको ऐसे डेटा का हम लोग एक्सेस दे रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि हमारी वोटर आईडी लिस्ट है। तो कैसे काम करेगा? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दोनों साथ मिलकर कैसे काम करेंगी और आप कैसे डेटा को ऑथेंटिक मान सकते हो? ये कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। ये बार हमने बहुत बार सुना होगा, टीवी वगैरह पे, न्यूज़ पे देखा होगा कि जैसे बहुत सारे जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं इंडिया में जो आते हैं, जैसे अगर बहुत सारे रोहिंग्यास को समझ लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, जो बांग्लादेशी भी आते हैं, उनके पास भी आधार कार्ड आपको मिल जाता है। क्योंकि आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं होता है, वो उन लोगों को दिया जाता है जो इंडिया में रहते हैं और जिनको गवर्नमेंट की तरफ से वेलफेयर स्कीम्स मिलती हैं। तो अगर आप वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करते हो तो हो सकता है कुछ लोगों ने फेक वोटर आईडी भी बनवा लिए हों। अगर आप उनके आधार कार्ड से उनको लिंक करोगे तो नाउ दिस इज गोइंग टू बी 100% ऑथेंटिक। तो ऐसे लोग जो इलीगली इंडिया के अंदर एंट्री किए हैं, उनको लीगली तौर से भैया आप लोग सिस्टम के अंदर एंट्री दे रहे हो विदाउट गिविंग देम प्रॉपर सिटीजनशिप एंड फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन। ये चीज़ जो है यहाँ पे हो सकती है। ठीक है जी, चलिए। हाउ डिड द ट्रीटी ऑन द हाई सीज कम थ्रू? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाई सीज होता क्या है। देखिए, जब हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं टेरिटोरियल वाटर की, तो किसी भी कंट्री की बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल तक उसको हम लोग टेरिटरी उसको हम लोग टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। आपकी कोस्ट लाइन से लेके 200 तक नैनो नॉटिकल माइल तक, उसे हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। 200 नॉटिकल माइल के बाद में जो भी ओशन होता है उसे हम लोग हाई सीज बोलते हैं। मतलब हाई सीज वो होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द सी विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द टेरिटोरियल वाटर ऑफ द इंटरनल वाटर ऑफ द कंट्री। इसे हम लोग हाई सी कहते हैं। ठीक है, मतलब इस पे किसी भी कंट्री का कोई भी अधिकार नहीं होता है, इसे हम लोग हाई सी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू 1958 जेनेवा कन्वेंशन ऑन द हाई सीज। ठीक है, याद रहेगा आपको। ओशन का वो पार्ट जिसके ऊपर किसी भी कंट्री का अधिकार नहीं होता है, उसे हम लोग हाई सी कहते हैं। नो कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द रिसोर्सेज इन द हाई सी। देखिए, वर्ल्ड का 71% से ज़्यादा जो है वो ओशन कवर करता है। उसमें से भी जो हाई सी होता है, ये टोटल ओशंस का 60% जो है वो ओशंस का कवर करता है। मतलब हमारे दुनिया में, हमारी धरती के ऊपर आधे से ज़्यादा जो अर्थ सरफेस है वो हाई सीज के द्वारा कवर किया गया है। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, क्योंकि आधे से ज़्यादा वो हाई सीज के द्वारा किया गया है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फोना होना चाहिए। इंटरेस्टिंगली, हाई सीज जो है वो पूरी दुनिया में सबसे लीस्ट प्रोटेक्टेड एरिया माना जाता है। ओनली 1% ऑफ हाई सी इज अंडर प्रोटेक्शन। मतलब ये मान के चलिए, हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्लाइमेट चेंज, क्योटो प्रोटोकॉल, CBD, वो सब करके, अरे भाई 50-60% तो अर्थ का एरिया आप कवर ही नहीं कर रहे हो जो अर्थ सीज के अंदर आता है। इसीलिए काफ़ी समय से डिमांड हो रही थी कि हाई सीज को भी जो है हम लोग प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हाई सीज के ऊपर बहुत सारे डेंजर्स आ रहे हैं। जैसे एल नीनो की वजह से टेम्परेचर वगैरह राइज हो जाता है, एसिडिफिकेशन हो रही है बहुत ज़्यादा ओशन वाटर्स की, जिसकी वजह से बहुत सारा मरीन फ्लोरा एंड फोना वो एंडेंजर हो गया है। अगर इसी दर से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो ऐसा माना जाता है कि भैया 2100 तक हज़ारों हज़ारों मरीन स्पीस कंप्लीटली पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो हाई सीज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी समय से इसके लिए एफर्ट लिए जा रहे थे, अगर आपको मैं बताऊं। काफ़ी समय से, इन द सेंस कि देखिए 92 में जो है एक UN कन्वेंशन हुआ था हाई सीज़ के ऊपर, तब से जो है हम लोग अनक्लोज बोलते हैं, तब से ये बात चल रही थी कि क्यों ना हम लोग हाई सीज़ की बायोडाइवर्सिटी को भी इंक्लूड करें, लेकिन कोई भी कंट्री जो है उसमें जो है बात बन नहीं रही थी। तो फिर बाद में अभी थोड़े समय पहले इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन, जिसे BBNJ कहते हैं। ये आपने नाम याद रखना है, BBNJ, बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। मतलब ऐसा एरिया जो कि किसी कंट्री के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर आता है, जो कि बायोडाइवर्सिटी रिच होता है, उसको प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए बहुत समय से बातचीत चल रही थी। फाइनली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2015 में
ये डिसाइड किया कि वो एक लीगली बाइंडिंग तौर पे कोई ट्रीटी लेके आएंगे अंडर यूएन क्लोज, UNCLOS। ठीक है, और फिर हुआ कैसे? सबसे पहली ये जो तैयारी है वो किसने शुरू की? यूरोपियन यूनियन ने शुरू किया। यूरोपियन यूनियन ने थोड़े समय पहले खुद का एक कॉन्फ्रेंस बनाया था, और जिसके बाद ये दबाव बन गया था पूरी दुनिया के ऊपर, हम लोग कुछ ना कुछ इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। और फाइनली पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशन मेंबर्स जो हैं इस बात पे अग्री हो गए कि यस दे नीड टू प्रोटेक्ट मरीन लाइफ इन द हाई सीज। ठीक है, और ये फाइनली इसको हम लोगों ने अग्रीमेंट कर लिया है। मजेदार बात, मतलब मजेदार तो नहीं, जस्ट थिंग, अभी सिर्फ बातचीत हुई है, अभी ये फॉर्मली तरीके से अडॉप्ट नहीं हुआ है। कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी जो होती है वो फॉर्मली तरीके से तब जाके इम्प्लीमेंट होती है, इन्फोर्स होती है, जब उसको रेटिफाई किया जाता है। अभी रेटिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन यस मोस्टली कंट्री ने अग्री कर लिया है कि वी नीड समथिंग लाइक दिस। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है आपको बताता चलता हूँ। जब कोई इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, उसको अपनी कंट्री में लागू करने के लिए उस पर्टिकुलर कंट्री की पार्लियामेंट के अंदर कानून पास करना पड़ता है। कानून अगर पास नहीं होता तो उसे हम लोग रेटिफिकेशन नहीं बोलते हैं, लेकिन कानून अगर पास हो जाता है तो उसे हम लोग रेटिफिकेशन बोलते हैं। तो अभी इंडिया, पाकिस्तान, जितनी भी कंट्री यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, सब अपने अपनी पार्लियामेंट के अंदर उसको पास करेंगी। ठीक है, उसके बाद वो पूरे प्रॉपर तरीके से एनफोर्स हो जाएगा। तो ये है हाई सीज के ऊपर ट्रीटी। अच्छा कंटेंट है, बढ़िया कंटेंट है, मेंस के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आपको नजर आएगा ये। ठीक है, तो इसके एकदम अपने रट्टा मार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, बता रहा हूँ आपको मैं बार बार। चलिए, इज हीट इन इंडिया सेट टू गेट वर्स? मतलब ऐसे तो इंडिया में काफ़ी समय से हीट वेव के चांसेस जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो थोड़े से ज़्यादा हो ही रहे हैं, लेकिन क्या फ्यूचर में कुछ राहत मिलेगी, कुछ आराम मिलेगा? अब उसके बारे में ही ये पूरा आर्टिकल है। देखिए, आर्टिकल ये कहता है कि भाई इस बार, अभी तो मार्च का महीना चल रहा है, लास्ट मंथ यानी कि फरवरी का जो महीना था, पिछले 120-22 सालों में अभी तक का सबसे हॉटेस्ट फरवरी रहा है। मतलब ये है कि जो खतरे की घंटी बज चुकी है। ठीक है, 1901 के बाद से हॉटेस्ट फरवरी है। हमारा जो IPCC होता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज, इसकी जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है, इसने ये कहा है कि इस तरह के जो हीट इवेंट्स हैं वो फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। एक और स्टडी हुई है जो कई किसने की है, सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड द पॉलिसी, CSTEP। ये स्टडी इंडिया स्पेसिफिक है। इसने क्या किया है, इस स्टडी ने पिछले 30 सालों का डेटा कलेक्ट किया है, 30 ईयर्स का, 1990 से लेकर 2019 तक का। इसने ये कहा है कि इंडिया में जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। मैक्सिमम टेम्परेचर इंडिया का 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो गया है। मिनिमम टेम्परेचर इंडिया का जो है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो गया है। आपको शायद यहाँ परसेंटेज में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो बहुत तगड़ा होता है। अब ये मान के चलिए कि 0 डिग्री पे वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है, लेकिन 0.5 डिग्री पे वाटर मेल्ट हो जाता है। इसी से कितना फ़र्क पड़ जाता है, बहुत सारे ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो जाते हैं। अगर आप समर टेम्परेचर की बात करो, गर्मियों के टेम्परेचर की बात करो, they have increased by 0.5 to 9 डिग्री सेंटीग्रेड इन पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात और नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको नज़र आता है देखने का, ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर। वहीं विंटर टेम्परेचर की बात करें, सर्दियों के टेम्परेचर की बात करें, वो भी 0.5 से लेकर 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया है इंडिया में, मोस्टली डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। ठीक है, खासकर हमारा जो नदर्न स्टेट्स हैं, और जो मतलब नदर्न स्टेट में विंटर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू सदर्न स्टेट्स। मतलब सर्दियाँ पहले से गर्म होती हैं अभी, गर्मियाँ तो पहले से गर्म होती ही हैं, सर्दियाँ भी पहले से गर्म हो रही। रिपोर्ट ये कहती है कि नेचुरल तौर पे 50 सालों में एक बार एक्सट्रीम हीट इवेंट होता है, 50 सालों में, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये अब 5 बार हो सकता है। 5 टाइम्स एक्सट्रीम हीट इवेंट एवरी 5 टाइम्स इन 50 ईयर्स। पहले ये सिर्फ एक हुआ करता था। इन्होंने ये कहा कि अगर वार्मिंग अगर 2 डिग्री से कम रहती है तो ये इवेंट 14 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज होंगे। लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग 4 डिग्री या उससे ज़्यादा हो गई तो ऐसे इंसिडेंट जो है वो 40 बार हो सकते हैं। मतलब हर साल एक एक्सट्रीम हीट इवेंट आएगा ही आएगा। तो भाई हालत बहुत ख़राब होने वाली है फ्यूचर में, है ना।
जैसा कि यहाँ पे साफ साफ वो बोल रहा है ये। खैर, ये सारा ना, ये जो स्लाइड में मोस्टली डेटा दिया हुआ है, फैक्ट्स दिए हुए हैं, आपको इतने फैक्ट्स पे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है। सीटीपी की रिपोर्ट ये कहती है कि 2001 से लेकर 2050 के बीच में, ठीक है, द इंक्रीज इन हायर अंडर हाई एमिशन सिनेरियो likely to be greater than 2 डिग्री टू 3.5 डिग्री इन 100 ओवर डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, इंडिया की 100 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहाँ पे आने वाले 20-30 सालों में टेम्परेचर 2 डिग्री से 3.5 डिग्री तक बढ़ेगा। वहीं बाकी 455 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पे टेम्परेचर 1.5 से लेकर 2 सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा आने वाले 30 सालों में, 2021 से लेकर 2050 तक, ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने ये भी कहा कि जो विंटर मिनिमम टेम्परेचर है उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा 0.5 से लेके 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब जो एक्सट्रीम ठंड होती थी वो अब उतनी ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होगी। ये कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक होने वाला है। ये ड्रोट्स आएंगे, क्रॉप फेलियर होगा, हाइयर मॉर्बिडिटी होगा, हाइयर मोर्टेलिटी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारी जो सोइल की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन जा सकती है। ठीक है, क्यों? ऑफ कोर्स, सीधी सी बात, अभी ये ड्रोट्स होंगे, एक्सट्रीम लेवल ऑफ रेनफॉल होगा, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, जहाँ पे एक्सट्रीम हीट वेव होगी वहाँ पे सोइल का मॉइस्चर डिक्रीज हो जाएगा, तो सोइल की क्वालिटी अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी। जो फूड सिक्योरिटी को लेके खतरा बनेगा, है ना, वो सारी चीज़ें तो होने ही वाली हैं। ह्यूमंस की अगर हम बात करें, इंसानों के ऊपर क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाला है? डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे जो फिजियोलॉजिकल और सोशली जो थ्रेशोल्ड है क्लाइमेट को सहन करने की, हाई टेम्परेचर को सहन करने की, वो नहीं रहेगी, जिसकी वजह से सफरिंग होगी, डेथ होगी और माइग्रेशन भी लार्ज लार्ज लेवल पे हो सकता है। ऐसे एरियाज़ जहाँ पे हीट वेव बहुत ज़्यादा होगी वहाँ से लोग बाहर की तरफ माइग्रेट कर सकते हैं। तो क्लाइमेट रिफ्यूजीज़ यहाँ पे फ्यूचर में आपको और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वहीं इंटरनेशनल लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा है, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू लूज 5.8% ऑफ वर्किंग आवर्स इन 2030 ड्यू टू हीट स्ट्रेस। गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो लोग जुकाम पे नहीं जाएंगे, बीच में ज़्यादा ब्रेक्स लेंगे, पी लेंगे, है ना, उसकी वजह से। एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वी कैन लूज 9.04%, जिसकी वजह से 34 मिलियन फुल टाइम जॉब्स इम्पैक्ट हो सकती हैं इंडिया में। 3.5 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स इंडिया में जा सकती हैं एज पर दिस। तो क्या कर सकते हैं? मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है। सेंडाई फ्रेमवर्क हम लोगों ने कल बात किया था, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मतलब हम लोग ऐसे स्टेप लें डिजास्टर होने से पहले ही हम अपना जुगाड़ कुछ ना कुछ कर लें। क्या क्या कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, अरे हम भाग रहे हैं भाई। क्या क्या कर सकते हैं? अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। यस, अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है, इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। हीट एक्शन प्लान जो है प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। कैसे? देखिए, टोरंटो में कनाडा में और पेरिस में फ्रांस में उन्होंने क्या किया है, एक्सट्रीम हीट इवेंट से बचने के लिए उन्होंने इमरजेंसी कूलिंग सेंटर्स लगाए हैं जहाँ पे एयर कंडीशनर्स वगैरह लगाए गए हैं। तो लोग आराम से वहाँ पे चले जाते हैं। जो अगर आप मार्केट में गए हो, आपको धूप लगी है, परेशान हो रहे हो, तो आप उस कूलिंग सेंटर में जाके थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। ये उन्होंने बहुत शानदार तरीके से वहाँ पे किया है। उसी तरह की ऐसी कुछ चीज़ें जो है एथेंस ग्रीस के अंदर भी की गई हैं। ठीक है, जिसमें क्या किया उन्होंने, एक तो ये सेंटर्स बनाए हैं, कूलिंग सेंटर, और साथ के साथ सर्वाइवल गाइड प्रोवाइड कराई गई है लोगों को। मतलब जगह जगह पे डिस्प्ले दिखाए गए हैं, एलईडी पे डिस्प्ले चलते हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन में मैसेज आते हैं, टीवी वगैरह के अंदर लोगों को बताया जाता है कि कैसे आप सर्वाइव कर सकते हो हीट स्ट्रोक को, वो सब किया गया है। लॉस एंजलिस के अंदर उन्होंने क्या किया, अरे ये भाग रहा है क्या, लॉस एंजलिस के अंदर उन्होंने क्या किया है, अमेरिका में रूफ जो छतें होती हैं, छत घर की, उसको वाइट कलर का कर दिया गया है, क्योंकि जो वाइट कलर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को, है ना, तो बड़ा बेनिफिट मिलता है। ग्रीन रूफ टॉप किए गए हैं, रोटरडैम वगैरह में घर के ऊपर जो है पेड़ पौधे लगाए गए हैं, गमले वमले लगाए गए हैं, फूल पौधे वो सब लगाए गए हैं, वो सब होता है। ठीक है, शेल्फ शेडिंग टावर ब्लॉक्स वगैरह बनाए गए हैं आबू धाबी में, और ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए गए हैं मेडलिन के अंदर। मतलब यार, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो काम नहीं चलेगा। But most of all, in case of India, it is crucial that we prepare a district level heat hotspot. छोटे छोटे लेवल से काम करना शुरू करना चाहिए, इसको डिसेंट्रलाइज करने की रिक्वायरमेंट है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों को मिलकर जो है काम करना पड़ेगा। और ये शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे डेफिनेटली करना पड़ेगा। ये कुछ कुछ बातें इन्होंने यहाँ पे बोली हुई हैं। चलिए,
अप्लाइंग एक्टिव नॉन अलाइनमेंट फॉर द यूक्रेन पीस। वो डेफिनेटली आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्टिव नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, हाउ एक्टिव नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एनएएम जिसको बोलते हैं, नाम पूछ सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन, एंड विद सम एग्जांपल्स आल्सो। बहुत शानदार क्वेश्चन बनेगा। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड ट्रेडिशनल नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट विद सम एग्जांपल। मेंस में 150 वर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको मैं सारा बताऊंगा ये मामला क्या है। देखिए, अभी क्या हुआ, म्यूनिक में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सिक्योरिटी के ऊपर बात किया गया। किस चीज़ की सिक्योरिटी? नाटो की सिक्योरिटी, जिसके अंदर G7 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और यूक्रेन के ऊपर उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं की। उस चर्चा के अंदर कुछ बातचीत सामने निकल के आई। उन्होंने ये कहा कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यहाँ से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जो भी रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं G7 के द्वारा, ये कंट्री उनको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसमें इंडिया भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। तो इन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वाई आर नॉट डेवलपिंग नेशंस आर लाइकिंग अस, वो हमें पसंद क्यों नहीं करते G7 को। इन्होंने ये कहता है, सवाल ये पूछा गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो नाटो को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, वो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके कुछ रीजंस और कुछ सॉल्यूशन उन्होंने यहाँ पे बताए हैं। बड़ी अच्छा मजा आएगा आपको पढ़ने में। देखिए, राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द ANA, आप किसी भी डेवलपिंग कंट्री में चले जाइए जहाँ पे कॉलोनियल रूल कभी ना कभी रहा है किसी ना किसी कंट्री का, वो लोग यूरोप को और अमेरिका को पसंद नहीं करते। एक हिस्टोरिकली हमारे दिमाग में चीज़ घुस गई है कि वो कंट्री बहुत सेल्फिश होती हैं, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। अब चाहे उनका इरादा कुछ भी हो, लेकिन हम उनको एक दिल से सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, ये हमें पता है। एज एन इंडियन भी, ब्रिटिश वर आवर मास्टर्स, तो चाहे ब्रिटिश अरब दुनिया भर की अच्छाई उनके अंदर पैदा हो गई हो, लेकिन हमारे अंदर एक हिस्टोरिकली वो बात बन गई है कि हम लोग ब्रिटेन, सो इन डीप डाउन इन आवर हार्ट वी डू नॉट लाइक ब्रिटेन। यस, वी डू नॉट लाइक चाइना ऑफ कोर्स, बट ब्रिटेन को भी हम लोग लाइक नहीं करते हैं। वो कुछ ना कुछ चीज़ें जो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। देखिए, खासकर अफ्रीका में, देखिए, आर्टिकल ये कहता है कि पिछले 70 सालों में अफ्रीका में, एशिया में, मिडल ईस्ट में बहुत सारे वॉर हुए, लड़ाई हुई, झगड़े हुए, प्रॉक्सी वॉर हुए, लोगों की मृत्यु भी हुई, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अचानक से जैसे ही यूक्रेन में वॉर हुआ, तो सारी दुनिया जो है वो एकदम से खड़ी हो गई। सारा डेवलप्ड वर्ल्ड एकदम से खड़ा हो गया कि अरे हमारा साथ दो, हमारा साथ दो, यूक्रेन के अंदर वॉर हो गया है, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। अरे भाई, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था तब आप कहाँ थे? ठीक है, इतने सारे मिडल ईस्ट में वॉर हुए तब आप कहाँ थे? तब तो आपको इमरजेंसी नज़र नहीं आई, अब आपको अचानक से इमरजेंसी नज़र आ गई है। जयशंकर जी ने बिल्कुल सही बात बोली थी। यूरोप हैज़ टू ग्रो आउट ऑफ इट्स माइंडसेट। यूरोप को अपने माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा कि यूरोप्स प्रॉब्लम आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट द यूरोप्स प्रॉब्लम। जब दुनिया में प्रॉब्लम होती है तो यूरोप कहता है कि मेरी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब यूरोप के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है तो यूरोप कहता है कि ये तो सारी दुनिया की प्रॉब्लम है। इस माइंडसेट से यूरोप को बाहर आना। अगर वो खुद की प्रॉब्लम को सेंसिटाइज करना चाहता है, दुनिया चाहता है कि दुनिया उनको सपोर्ट करे, तो दुनिया में अगर कहीं कुछ होता है तो यूरोप को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते, जैसा कि जयशंकर जी ने भी यहाँ पे। इसी की वजह से जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो रशिया के अगेंस्ट में जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं उनको सपोर्ट नहीं करता। यही रीज़न है। अभी एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई, यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिस्टर जेलेंस्की, उन्होंने अफ्रीकन लीडर्स को इनवाइट किया था कि मीटिंग के लिए ऑनलाइन। 55 देशों में से सिर्फ 4 लोग ही भाई उस मीटिंग में आए और बेचारे की बेइज्जती हो गई। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो बहुत बहुत बुरे इंसान है, ऑफकोर्स यार उनके देश में इतनी चीज़ें हो रही हैं, वो ऑफकोर्स अपनी सपोर्ट चाहेंगे दुनिया भर से, तो वो चाहते थे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है उनको सपोर्ट करें। 55 में से सिर्फ 4 लोग ही मीटिंग में आए, सोचने की बात है। तो इंटरनेशनल सिस्टम जो है अभी चेंज हो रहा है। एक नया कोल्ड वॉर शुरू हुआ है बिटवीन यूएसए और चाइना। डेवलपिंग कंट्री नहीं चाहती कि वो किसी की भी साइड लें। हम नहीं चाहते भाई हम लोग किसी की साइड लेके बीच में पिसते रहें। जैसे कि नेहरू जी ने कहा था, वी डू नॉट वॉन्ट टू बिकम प्लेथिंग ऑफ द अदर्स। दूसरों के हाथ का खिलौना नहीं बन सकते हम लोग, इसीलिए हम लोग जो है ना उनको सपोर्ट करेंगे ना उनको सपोर्ट। बट दैट इज द ट्रेडिशनल नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। जो नया अलाइनमेंट मूवमेंट है वो क्या कहता है? एक्टिव नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये कहता है कि मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन
शांति बहाल करने के लिए मैं ज़रूर एफर्ट लूँगा। जैसे अगर आप इंडिया की बात करें, अगर हम लोग ट्रेडिशनल नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करते हैं, तो इंडिया किसी को भी सपोर्ट नहीं करता। बट अगर एक्टिव नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मूवमेंट की बात करते हैं, तो इंडिया जो है वो एक पीस ब्रोकर के रूप में काम कर सकता है। ये फ़र्क है दोनों अप्रोच में। एक्टिव वाले में हम लोग दोनों पार्टी से नेगोशिएट करते हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में हम लोग किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं रखते। इंडिया इस समय बहुत यूनिक पोजीशन पे। इंडिया जहां एक तरफ क्वाड का मेंबर है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया जो है रशिया के भी बहुत खासम खास दोस्त। यस, इस समय G20 की प्रेसिडेंसी भी इंडिया के पास है। हालांकि ये काम थोड़ा मुश्किल है, कैसे हम लोग बैलेंस बना के चलेंगे, लेकिन बहुत ही यूनिक यहाँ पे इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी भी है। और इंडिया दुनिया को दिखा भी सकता है कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब हम लोग सिर्फ ये नहीं, हम लोग न्यूट्रलिटीज का मतलब नहीं है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब ये है कि हम लोग एक्टिव पीसफुल सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। अभी प्रेसिडेंट के ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अभी लुइस लूला, इन्होंने भी जो है एक प्रपोजल दिया है कि वो नेगोशिएट कर सकते हैं। इवन चाइना ने भी एक प्रपोजल दिया है कि वो ब्रोकरेज करवा सकते हैं बिटवीन नाटो एंड बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन ऑल्सो। इंडिया भी ऐसा कर सकता है, ठीक है? तो नोट पैसिव न्यूट्रलिटी, पैसिव न्यूट्रलिटी नहीं होनी चाहिए जैसी पहले हुआ करती थी, कि दूर से बैठ के देखते रहो, बंदर बंदर आपस में लड़ रहे हैं, बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं, बंदर दूर बैठ के देख रहा है। नहीं, अभी हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं पीसफुल प्रोसेस के अंदर। ये फ़र्क है दोनों में, ट्रेडिशनल नॉन अलाइनमेंट और नॉन अलाइनमेंट, एक्टिव नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये आर्टिकल उन्होंने यहाँ पे कहा है। क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकते हैं मैंने आपको पहले बता दिया। आज मैं डायरेक्टली पीपीटी से कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज हैं यहाँ पे हैं, बट आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखिए, इंडिया सेंडिंग 20,000 टन ऑफ व्हीट टू अफगानिस्तान वाया चाबहार पोर्ट। अफगानिस्तान के जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं आपको अच्छे से पता है। तो इंडिया से सामान वो पाकिस्तान के थ्रू होकर अफगानिस्तान जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान हमें अलाउ नहीं करता है। तो हम लोग उसको चाबहार पोर्ट, जो कि ईरान के अंदर है, इसका कुछ पोर्शन हम लोगों ने भी डेवलप किया है। तो पहले हम लोग चाबहार पोर्ट जाते हैं, चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान के अंदर हम लोग कुछ फूड या ह्यूमैनिटेरियन जो राइस वगैरह जो है हम लोग वहाँ पे भेज रहे हैं। तो चाबहार पोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। चाबहार पोर्ट इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न ईरान इन द गल्फ ऑफ ओमान। एक एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। इट इज़ द ओनली इरानियन पोर्ट विद द डायरेक्ट एक्सेस टू द ओशियन। ओनली इरानियन पोर्ट। इट इज़ लोकेटेड इन द सिस्तान बलोचिस्तान प्रोविंस ऑन द एनर्जी रिच ईरान सदर्न कोस्ट। चाबहार पोर्ट इज कंसिडर्ड अ गेट वे टू द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। ठीक है, ट्रैवल ट्रेड वगैरह करने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास होती है। एक और बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, और ये एक बहुत बड़ा एक देखिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इसमें भी चाबहार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। देखिए, ये क्या करता है, जो सेंट पीटर्सबर्ग है रशिया के अंदर, उसको मुंबई से कनेक्ट करता है। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होता है। तो मुंबई से आप लोग कहाँ जाओगे, बंदर अब्बास। ठीक है, बंदर अब्बास से जाओगे तेहरान, तेहरान से जाओगे जो है बंदर अंजलि, बंदर अंजलि से जाओगे आप जो है व्लोगार्ड, वहाँ से जाओगे मॉस्को, वहाँ से जाओगे सेंट पीटर्सबर्ग। ये एक रेलवे और रोडवे नेटवर्क का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें आप लोग मुंबई से लेके सेंट पीटर्सबर्ग तक हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो चाबहार पोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इंडिया की तरफ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में बताना था आपको। बाकी तो इसमें कुछ और है नहीं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। फिर से क्लास एंड करता हूँ यहाँ पे। हैप्पी होली टू एवरीवन। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। कल मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।